आज शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों से। कल आपको मालूम है अखिलेश यादव ने एक बड़ी घोषणा की थी, अगर उनकी सरकार आती है तो वो महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना देंगे। उसके अलावा उन्होंने और बहुत सी घोषणाएं की थी, खास तौर पर महिलाओं को सामने रखकर। डिंपल यादव जी ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उसकी बात भी आज हम लोग करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ एक ऑनलाइन संबोधन उनका किया, मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, वो भी युवा सेंट्रिक थी, उसकी बात भी करेंगे। अमेठी के लिए स्मृति ईरानी ने वहां के पदाधिकारियों से मुलाकात की है। रायबरेली के सांसद कह रहे हैं कि रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहना हमारे नाम पर कलंक है, इसकी बात भी होगी। जयंत चौधरी की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और वेस्टर्न यूपी में एक मर्डर को लेकर अखिलेश यादव ने जाट राजनीति गरमा दी है। ये सारी बातें यूपी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनकी चर्चा करेंगे। तो मिशन यूपी के लिए सारी पार्टियों ने कमर कसी हुई है। सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं। आधी आबादी के वोट के लिए चुनावी सौगातों की बौछार होने लगी है। सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस सफर का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी भी सरकार बनने पर महिलाओं के लिए तिजोरी खोलने का वादा कर चुकी है। छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा, महिलाओं को 40,000 सालाना की पेंशन समेत तमाम स्कीमें लाकर अखिलेश यादव ने एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने रखने की कोशिश की। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की महिला विंग के साथ कल मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने खूब सारे वादे किए थे। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि यूपी में सरकार आने पर 12वीं पास हर बेटी को लैपटॉप मिलेगा, हर महिला को हर साल 40,000 रुपए मिलेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में पहले भी साइकिल दी जाती थी, सरकार बनने पर फिर से बच्चियों को साइकिल देने का काम करेंगे। इसके अलावा जो 26,000 स्कूल उनका आरोप है सरकार ने बंद करा दिए, वो सारे स्कूल खुलवाए जाएंगे। मैनपुरी से सांसद हैं डिंपल यादव। उन्होंने प्रदेश की आधी आबादी से अपील करते हुए कहा कि आप समाज के पुराने रीति रिवाजों के अनुसार मत चलिए, बंदिशों में मत बंधिए, उनको तोड़ते हुए पूरे जुनून के साथ अपने काम को आगे बढ़ाइए और हम आपके साथ हैं। तो ये सारी बातें हुई और इस पर मैंने आपको बताया भी था कि बीजेपी की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है, लेकिन ये लगभग तय है कि एक स्कीम महिलाओं के लिए वो लेकर के आएंगे जिसमें 50,000 रुपए सालाना महिलाओं को दिया जाएगा। अभी इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। उसी का जवाब अखिलेश यादव ने कल दिया था। अखिलेश यादव जी को जवाब दिया उनके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर जी ने। राजभर जी ने कहा अखिलेश जी क्या बात करते हैं, वो महिलाओं को क्या दे सकते हैं? पहले तो महिलाओं को आरक्षण दे दें, आरक्षण का विरोध करना वो बंद कर दें। फिर उनसे सवाल हुआ साहब आपकी सरकार भी तो ऐसा ऐलान करने जा रही है। उन्होंने कहा आपने ध्यान नहीं दिया, मोदी जी ने ऐलान किया था लखपति दीदी बनाने का, तो हम जो देने वाले हैं ये कोई झुंझुना नहीं है महिलाओं के लिए, ये तो महिलाओं को लखपति बनाने वाली स्कीम है। तो अखिलेश यादव की स्कीम में क्या काटे हैं, इसकी बात होगी। तो आप ओम प्रकाश राजभर की बात पहले सुनिए, उनको अपनी सरकार की स्कीम पर, मतलब अपने गठबंधन की स्कीम पर कैसे एतबार है और अखिलेश यादव पर नहीं। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 5 साल में उनको अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम, महिला और नौजवान नहीं दिखाई दिया। आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आधी आबादी महिलाओं की है, जब उन्होंने ऐलान किया कि हम महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, ये दिमाग में किसी को समझ में नहीं आया कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उनका उद्देश्य था कि हर महिला को साल भर में 1 लाख रुपया कमाने के लिए हम रोजगार देंगे। उसी कड़ी में आपने देखा कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे बिहार हो, अब यूपी का चुनाव है, तो जो वादा उन्होंने किया है उस वादे के तहत महिलाओं के खाते में, भाई रोजगार करने के लिए पैसा चाहिए ना, बिना पैसे में रोजगार होगा, तो महिलाओं को रोजगार करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये बात पसंद नहीं आ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। इस नाते कि अभी आपने देखा लोकसभा सत्र चल रहा था, तो महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। महिला बिल का विरोध किसने किया? ये अखिलेश जी की समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका निभाओ, हम नहीं कह रहे कि मत निभाओ, लेकिन जहां आधी आबादी के लोगों के अधिकार की बात हो तो आप विरोध करते हो कि नहीं महिलाओं का आरक्षण हम लागू नहीं होने देंगे। खुला है, आपने सदन नहीं चलने दिया और बाहर ड्रामा कर रहे हो, डब्बा कपारे पर रख करके नाच रहे हो। डब्बा कपारे पे रख के नाच रहे हो उन्होंने कहा, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कपारे पे रख के जिसके फोटो लगा के नाच रहे थे उनका कोई आदमी पकड़ाया है? बीजेपी के किसी आदमी ने चोरी की क्या राम मंदिर में? ये भी बोले वो, मतलब बीजेपी से बढ़कर के बीजेपी का बचाव कर रहे हो राजभर जी। फिर आगे अखिलेश जी के ऐलानों पर बोले कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी।
तो मतलब उनके ऐलानों का कोई मतलब नहीं। इतना आसान नहीं क्या लेकिन त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, इसको थोड़ा सा एक तो ये बात कर लें और उसकी शुरुआत यहाँ से करना चाहिए कि हम लोग इतने समय से कह रहे हैं और हम सब मानते भी हैं, समीर जी भी मानते हैं, समीर जी 2-3 बार बहुत जोर जोर से कह चुके हैं कि एकदम प्रचंड बहुमत में योगी जी आ रहे हैं, यूपी में कोई समस्या भाजपा को है नहीं। अब तो देखिए राष्ट्रीय टीम भी बन गई, विनोद तावड़े जी प्रभारी भी बनाए, मतलब कुल मिला के सब कुछ बड़ी रोजी पिक्चर है। हिंदू हृदय सम्राट, इतना विकास, लॉ एंड ऑर्डर इतना शानदार, उसके बाद भी जेबा में पैसा, ये पूछा जाता है भाई। हम इसीलिए तो कह रहे हैं ना, इसको संदर्भ के साथ बात करनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा कि अखिलेश यादव विपक्ष में है, उनके पास और कुछ शोकेस करने के लिए तो है नहीं, उनको तो कुछ बताना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर अखिलेश यादव कह दें इसी अंदाज में, ऐसे बढ़िया लाल टोपी सदरी उदरी पहने हुए कह दें कि हम कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, तो आप हंसने के अलावा कुछ और करेंगे? यही करेंगे ना भाई। समीर जी पूछिए, हम कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, तो आपको भरोसा होगा? अखिलेश जी कह देंगे कि हम उद्योग धंधे लेकर आएंगे, तो भी लोगों को शायद उतना यकीन नहीं होगा। लेकिन अखिलेश जी जब कह रहे हैं कि 40,000 रुपया हम दे देंगे, तो लोगों को लगेगा हाँ ये काम ये कर सकता है आदमी, क्योंकि इसमें कोई मतलब कुछ है नहीं ना, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो कर देंगे। मैं ऐसा मुझे लग रहा, हो सकता है विजय जी को और समीर जी को, राजकुमार जी को अलग लगे। मुझे एक चीज जो सबसे मतलब खराब दिख रही, गड़बड़ दिख रही है, अगर इतना काम करने के बाद भी योगी आदित्यनाथ को कोई पैसा डालने वाली स्कीम लानी पड़ी, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। नहीं, अब पड़ी हटा दीजिए, वो तो राजभर जी ने कंफर्म कर दिया ना। पड़ी तो उसी स्कीम पे पड़ी, इसीलिए कह रहा हूं कि अगर पड़ गई तो इसका मतलब कि हम लोग योगी जी के सारे वो जो गुंडा खत्म, अपराधी खत्म, कानून व्यवस्था अच्छी, 24/7 शहर चल रहे हैं, बिजली शानदार, गांव गांव तक सड़क, सब कुछ तो बढ़िया हो रहा था। इसका मतलब है कि हम लोग वो नहीं देख पा रहे थे जो बढ़िया नहीं हो रहा है सर। वो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2024 में 3706-43 कांग्रेस और सपा जीत ले गए और 33 पे रह गई भाजपा, वो बड़े गहरे बैठा हुआ है। इसका मतलब यह कि भाजपा के कम से कम 3 हारे हुए सांसदों ने तो मुझसे निजी तौर पर कहा कि मुझे तो हमारी ही सरकार ने हरा दिया वो भी है। इसका मतलब यह हुआ कि उनका कार्यकर्ता जो उस तरह से कह रहे थे, तो कहे कि अच्छा कैसे करेंगे, तो आजकल नाराज घूम रहा, कह रहा काम तो हमारा हुआ नहीं, सब कुछ है, ईमानदारी की बात बहुत होती है, लेकिन दूसरे तो सब कर रहे हैं। इसका मतलब उसको टैप करना है। और क्या ये अच्छा है? क्या मतलब सवाल ये कि इतना अच्छा होते हुए भी अगर पैसे पर बात आ रही, चाहे वो अखिलेश कर रहे हो चाहे योगी जी कर रहे हो, मोटी बात कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। इसका मतलब तो नहीं सर, इसका कारण देखिए ना, दूध का जला छाछ जो फूंक कर पीता है। 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम देखिए ना, इतना काम करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों में आ गई। इतना काम करने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी 240 सीटों पर आ गए। इतना अच्छा काम करने के बाद भी बनारस में, देश में प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख से जीते। तो काम करने के बाद भी जनता ने इतना वोट समर्थन नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी। तो लगा कि भाई सब कुछ करने के बाद भी अगर है तो ऐसा क्या है कि जो एडिशन पार्टी को कर सकता है, क्या है जिससे भाई काम के साथ साथ एक अतिरिक्त सहयोग पार्टी को हो जाएगा। तो पार्टी को लगा कि भाई ये कैश का मामला ऐसा होता है जो हर जगह चलता है, ये ऐसा है कि ये सिक्का हर जगह चलने वाला है, ये कहीं फ्लॉप नहीं हुआ। अद्भुत बात आपने बोल दी। यूपीआई के जमाने में कैश हर जगह चलता है, ये सिक्का हर जगह चलता है। महाराष्ट्र तो वहां भी चला, ये बिहार में भी चला, ये बंगाल में भी चला और सब जगह चला है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई ये तो हम क्यों छोड़े, दूसरे को मौका क्यों दिया कहने का कि अखिलेश अगर 40,000 रुपए दे रहे हैं तो हम सरकार में, हम अगर चुनाव के 3 महीने पहले 10,000 रुपए भी अकाउंट में भेज देंगे तो महिलाओं को भरोसा होगा ना कि 10,000 तो खाते में आ गए, योगी जी को आने तो बाकी बच्चे वो 40,000 में 10-10 करके आ जाएंगे। अच्छा, आप दोनों ने 2024 की बात की। 2024 का मतलब जाति वाला मसला अटक ना जाए कहीं, यही डर है। लेकिन 2 काउंटर हैं। हाँ, उदाहरण के तौर वो जयंत चौधरी जी की मीटिंग और हरियाणा वाली मर्डर वाली खबर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन समीर जी ने हरियाणा की बात नहीं की, समीर जी ने बंगाल की बात नहीं की। बंगाल में कितना पैसा दे दी, बीजेपी तो सरकार में ही नहीं थी। समीर जी ने दिल्ली की बात नहीं की जहां अरविंद केजरीवाल तो सब कुछ पैसा दिए जा रहा था, बिजली पानी। जनता इस पर वोट नहीं करती है, नेता इस तरह का फर्जीवाड़ा करके अपनी स्कीम चलाने का एक नया कार्यक्रम खोज लिए। मैं इससे सहमत नहीं होता, मैं बार बार असर करता होगा, लेकिन यह कहना कि यही सब गेम चेंजर है, इसका मतलब कि और सारी चीजें सब खत्म, हिंदुत्व, विकास, सब कुछ खत्म।
सपोर्ट ये आप तो खुद ही मान रहे हैं ना, तभी लाना पड़ रहा है ना। ये मैं सपोर्ट कह रहा हूं कि ये पड़ रहा है, इसका मतलब कि आप अपने उन कामों को या तो ठीक से बता नहीं पा रहे हैं, नहीं। आपका अपना भाई इतने इनको लगता है अखिलेश जी बेहतर बता जाएंगे, अखिलेश जी को जो बताना है वो बेहतर बता जाएंगे। जैसे वो क्या बता रहे हैं, मैं उदाहरण के लिए आपकी बात से मैं वो खबर बाद में लेता। कल जयंत चौधरी जी की, पहले तो मैं आपको बता दूं, आरएलडी चीफ जो है उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ कल मीटिंग हुई है, उसकी फोटो भी आई है। तो उनकी मीटिंग हुई। अब इसको देखने के अलग अलग नजरिए हैं। कुछ लोग इसको मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ करके भी देख रहे हैं कि ये अभी एमओएस हैं, स्वतंत्र प्रभार है, तो हो सकता है उनका एलिवेशन हो जाए, कैबिनेट में आ जाए। यूपी का चुनाव है, इसको देखते हुए, और वेस्टर्न यूपी अब चुनाव है, तो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं बीजेपी के। कह रहे नहीं भाई, ये तो मीटिंग कल हुई। एक कल शामली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खतरनाक मर्डर हुआ है एक हरियाणवी सिंगर का। खबर दे दीजिए। अब उस हरियाणवी सिंगर के कत्ल के बहाने अखिलेश यादव ने जो राजनीति की है, आप जरा उसको देखिए, वो खबर लगा दीजिए जरा। अब वो ये देखें, उसका शव सड़क पर रखकर उसकी माँ बहन सब जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बाइक पर सवार, 2 बाइक पर 4 बदमाश आए। वो सिंगर जो है जिम से बाहर निकल रहा था और उसको ऊपर ताबड़तोड़, अंकित बालियान उसका नाम है, 20 राउंड गोली चली है, ऐसा बताया जा रहा है। एक आदमी के ऊपर 20 राउंड गोली चली है। शामली में यह घटना हुई है। कल जिम से निकलते वक्त वो कार की तरफ जा रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। हरियाणा का सिंगर है। यह भी बताया जा रहा है कि बदमाशों ने गाड़ी के बोनट पर चढ़कर उसके ऊपर गोलियां चलाई। इसका अंदाजा भी आप लगाइए। मौके पर ही अंकित बालियान की मौत हो गई और उसके बाद चारों बदमाश वहां से फरार हो गए। अब इसके बाद लिख रहे हैं अखिलेश यादव कि जाट समाज आक्रोश में है। अखिलेश यादव का पोस्ट देखिए, वो कह रहे हैं जाट समाज में बड़ा गुस्सा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस हत्याकांड के बाद से। तो वो ये काम जो है वो खुलकर करने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अखिलेश यादव जाट राजनीति उभारने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसला लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर भी योगी आदित्यनाथ के प्रमुख कामों में से एक माना जाता है, और उस पर ऐसा हत्याकांड हो जाए, हत्यारे आराम से फरार भी हो जाएं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला हो, प्रमुख जो सहयोगी हो वो जाट समुदाय का बड़ा नेता भी हो, और वो आपका साथ छोड़ करके अभी अभी बीजेपी के पास गया भी हो, तो उनके पास सारी चीजें थीं इस मामले को जाति से जोड़कर उठाने की। वो अखिलेश यादव ने काम कर दिया है। अखिलेश यादव का इस चुनाव में जाने का जो प्रमुख प्लांक रहने वाला है सर, वो यही रहने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर है। इससे आमतौर पर आप किसी हत्याकांड में अभी कोई लेना देना नहीं है, इसका जाट समाज से इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी जोड़ा उन्होंने। नहीं, जाट समाज से जोड़ने का कोई मतलब नहीं, लेकिन वो तो राजनीति में उनके ये काम आएगा। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर से तो मतलब है इसका। बिल्कुल है। बेहतर होता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर चैलेंज करते वो सरकार को, यही तो मतलब वो बड़ा काम होता है ना। लेकिन वो हमसे ज्यादा समझदार लोग हैं, वो समझते हैं भाई वेस्टर्न यूपी में शामली में ये घटना हो तो जाट समाज को कैसे फ्लॉक में लिया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी ने ही सोचा होगा, जैन जी ने भी तो सोचा होगा, तभी प्रधानमंत्री जी से मिले। आपकी कोई फोटो है रजत जी के साथ मिलते हुए की, जो सोशल मीडिया पर आप लगाते हो? ये कौन सा है? एक मंत्री अपने प्रधानमंत्री से मिल रहा है, उसकी फोटो लगा रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारे मायने होते हैं। कोई दल मिले, कोई सहयोगी मिले, चीफ मिनिस्टर बाहर से आते हैं वो मिलते हैं, वो ठीक है। मिनिस्टर ही प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है और फोटो चला रहे हैं। सर मिनिस्टर भी रोज नहीं मिलता ना। ये मत बोलिए, फिर और दिक्कत होगी। रोज मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर से मिलना कोई खबर नहीं होती है मेरे हिसाब से, लेकिन वो एक दूसरे तरीके के प्रोजेक्शन पर काम कर रहे हैं। वो भी आप जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है कि भाई कैबिनेट रिशफल हो तो हमारा नंबर आ जाए, और फिर ऐसी घटना हो जाए तो उनके लिए फायदेमंद भी होता है ना कई बार, कि एक दबाव बनता है सरकार पे कि एक हत्या हो जाए, जिसे हम लोग नहीं मानते। मैं तो उसके लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर देखता हूँ, लेकिन जाट समाज ये पूरा पोस्ट मैंने पढ़ लिया सर। इसमें कानून व्यवस्था की बात की है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को शून्य करते हुए जिस प्रकार शामली में लोकप्रिय गायक अंकित बालियान की 18 राउंड गोली चलाकर हत्या हुई, फिर वो अब बाद में वो लिख रहे हैं जाट समाज ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर ही अपनी मांग बुलंद कर दी है। उत्तर प्रदेश का समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर प्रहार मानता है। जाट समुदाय उनके साथ है नहीं वैसे तो, मतलब अखिलेश जी के साथ तो नहीं है ना मोटे तौर पर। वो था कभी ना कभी किसी के साथ होता है तो होता है। अब जैन जी नहीं है उनके साथ जो 1 रुपया हो गए हैं आजकल। वैसे इस हत्याकांड का मैं आपको बता दूं, अभी जो खबरों में आ रहा है, बाकी तो जांच में पता चलेगा। जाहिर है ऐसी हत्या हुई है, हत्याकांड हुआ है, 18-20 राउंड गोली चलेगी तो कोई मतलब कुख्यात अपराधी इसके पीछे थे, तो गैंग वॉर का कोई मामला सामने है, वो सामने आ रहा है।
कि इन्होंने कोई गीत गाना वाना बनाया था किसी एक गैंग के समर्थन में या किसी एक तो तथ्य के तौर पर नहीं, गाने वाले पे तो मैं अच्छा कि आपने याद दिला दिया, तो मैं उसी को पहले बोल देता हूँ, फिर दूसरी वाली बात बोलूंगा। इनका जो सबसे हिट गाना था, हाँ ये वही चल रहा है, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, वही गाना वो स्क्रीन पे। ये इनका सबसे हिट गाना था। और सचमुच क्या इस तरह के वॉयलेंस वाले वल्गर हिंसक ऐसे गानों को प्रमोट किया जाना चाहिए, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अब जो सबसे ज़रूरी, चूंकि आपने किया और पूरी समीक्षा हो गई जाट कम्युनिटी की, अभी तक वैसे अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन जो नाम आ रहा है वो आ रहा है गोगी गैंग का। गोगी का है। और गोगी गैंग जो है वो मूलतः जाट कम्युनिटी से ही जुड़ा हुआ है, गोगी शाहपुरिया शायद ऐसे ही कुछ है उसका नाम जो है वो। अब सवाल ये है कि अगर उनके बीच की ये लड़ाई है और उसमें जाट ही मारने वाला है, तो फिर तो बेहतर होता ना कि आप कानून व्यवस्था पर ही टिके रहते। तब तो ये समझदारी नहीं हुई, तब तो ये सोचना पड़ेगा कि ये जो जिस तरफ नैरेटिव ले जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं। और एक चीज थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि विजय जी ने आलोचना में आज थोड़ा ज्यादा, फोटो तो सर सबके साथ डालते हैं मोदी जी, जो भी मंत्री या जो भी मिलता है, इवन कई बार तो लोग सपरिवार जाते हैं, सांसद परिवार, तो उनकी भी फोटो डालते हैं। जाना अलग होता है, ठीक है, मतलब डालते हैं, ये मुझे लगता है कि शायद वो नहीं, लेकिन मुझे तो अजीब लगता है कि मतलब प्रधानमंत्री के साथ अपने मंत्री की फोटो डालना कोई नहीं कमाल की बात है। ऐसे नहीं डालते, लेकिन जब कोई मिलने जा रहा है अलग से तो उसकी फोटो डालेंगे। और चूंकि जयंत चौधरी अपनी पार्टी के नेता हैं, तो अगर उस तरह से देखें तो अगर एक आपका सहयोगी दल का नेता आ रहा है तो उसकी फोटो तो वैसे भी डालनी चाहिए। तो एक वैसे एक बात जो आपने और कही थी ना सर, नहीं वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा है ऑपोजिशन का। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सर कुल 29 सीटें मान लें तो उसमें से 14 बीजेपी की थी, समाजवादी पार्टी की 11 थी, और 2 जो हैं वो राष्ट्रीय आरएलडी की थी, एक कांग्रेस की और एक आजाद समाज पार्टी की, जो चंद्रशेखर जो जीते थे वो थी। वो हार गए थे भाई, संजीव बालियान हार गए थे। बड़ा झटका, संजीव बालियान हारे थे, बड़ा झटका था कम बीजेपी के मतलब लिए। हारे थे लेकिन हार गए। और तब ये आ चुके थे इधर, ये भी बताना जरूरी है, जयंत चौधरी बीजेपी एनडीए में आ चुके थे। हाँ, आ चुके थे, और लोग उसके कई अर्थ निकालते हैं। एक संगीत सोम वाला एंगल है, एक जयंत चौधरी वाला भी एंगल है, बहुत सारे एंगल है हर जीत के पीछे भी। इस घटना की अगर बात करें तो ये बात सही है, और जैसा ज़्यादातर लोगों ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को राजनीतिक अटैक करना था तो कानून व्यवस्था पर करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग 2-3 दिन पहले भी बात कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी, सबसे बड़ा गुड वर्क वो बताते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट है। अगर इस तरह की घटना होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान इम्प्रूवमेंट के दावों पर लगता है। वो राजनीति करनी चाहिए थी अखिलेश यादव को, लेकिन पश्चिमी यूपी का जो सामाजिक समीकरण है वो ये डिमांड करता है कि कहीं ना कहीं आप इस बहाने अपना समीकरण बनाने का या सामने वाले का समीकरण बिगाड़ने का काम भी करें, तो वो ये काम कर रहे हैं। एक नाम में से अंकित वालियान की हत्या के संदर्भ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी आ रहा है इसमें भी जी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हर बड़े हत्याकांड के बाद इस तरह की खबरें चल पड़ती हैं और उनका सच आखिर तक पता नहीं चलता। तीसरी बात, हर्षित ने बड़ी अच्छी बात कही कि कैसे गाने लिखे जा रहे हैं, कैसे गाने फिल्माए जा रहे हैं। वल्गर गानों के संदर्भ में अक्सर भोजपुरी गानों की चर्चा होती है, लेकिन सच ये है कि हरियाणा और पंजाब में गन कल्चर, ड्रग और वल्गरिटी, इन तीनों को फोकस करके ही फोक सॉन्ग लिखे जा रहे हैं, और ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि पूरी एक जनरेशन को ये बर्बाद कर रहे हैं। अब राजनीति की अगर बात करें तो जयंत चौधरी एक बड़ा फैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, आज भी है, बिल्कुल है। बहुत कम होते होते भी उनकी एड ऑन वैल्यू तो बची हुई है। नहीं, वो शायद वो वैल्यू बढ़ा दी, वो जो अखिलेश यादव जी ने वो जो 54 का रुपया बना दिया था फिर भी चले गए वाला बयान दे दिया ना, वो काफी उछाला जा रहा है राजनीति में, खासकर जाति की राजनीति की अगर बात करें तो भाई जाति जनगणना की बात क्यों होती है? मंडल के बाद एक जातीय अस्मिता का बड़ा राजनीतिक कारक पैदा हुआ जो 1990 से पहले नहीं था। अब हर जाति अपने अस्मिता के साथ जुड़ती है और उसके साथ वोट करती है। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, इनको और बीजेपी को संभालना पड़ता है, खुश रखना पड़ता है। उसकी वजह भी ये है ना, किसी पे 1.5% है, 2% है, 4% है, लेकिन वो भी जरूरी होता है। तो जयंत चौधरी की अपनी एक यूएसपी है वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स में, हालांकि वो लगातार कम होती गई है फिर भी। और ये आपने सही इशारा किया, बहुत संभव है कि चुनाव से पहले
जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है उसमें जयंत चौधरी का एलिवेशन हो जाए मुमकिन है। अच्छा, इसके अलावा भी यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर नीचे के नटबोल्ट कसने की कोशिशें भी तेज हो गई है। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है अभी से, आपको मालूम है, अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी जी को। तो उन्होंने अमेठी जिले के बीजेपी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई। अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ से लेकर मंडल तक उन्होंने चर्चा की। स्मृति ईरानी ने खुद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की हैं और ये लिखा कि संगठन के कार्यक्रमों तथा सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ना ये मेन लक्ष्य है और अमेठी में पार्टी संगठन को मजबूत करना हमारा टारगेट है। तो अमेठी पर एक बार फिर से फोकस हो गया स्मृति ईरानी का। दूसरा बयान रायबरेली का, जहां से सांसद हैं राहुल गांधी। अब बीजेपी संगठन रायबरेली के क्या कर रहा है, इसको आपको मैं बताता हूं। इसकी तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वो सबसे आगे हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने एक बयान दिया, उन्होंने खुद ही इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया हुआ है। उन्होंने कहा कि रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, यह हमारे ऊपर कलंक है रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहना। रायबरेली में कांग्रेस का एक प्रधान नहीं, एक ब्लॉक प्रमुख नहीं, एक विधायक भी नहीं है कांग्रेस पार्टी का, और तो और जो सांसद हैं मतलब राहुल गांधी, वो भी दूसरे दलों की बैसाखी के भरोसे जीत करके आए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं देती कैंडिडेट वहां पर, इसलिए उनका कहना है कि जीत गया। उन्होंने कहा अगर आप वो वोट जोड़ लें तो ये सांसद न होते और भारतीय जनता पार्टी का सांसद रायबरेली से होता। दिनेश प्रताप सिंह आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और वो रायबरेली की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि बैसाखी पे जीत करके वो आए हुए हैं। अमेठी और रायबरेली पर फोकस दिखाना शुरू कर दिया है बीजेपी ने। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ये तो स्वाभाविक है और भारतीय जनता पार्टी तो इसके लिए जानी जाती है। बयान सुना दूं एक बार का दिनेश जी का बयान। रायबरेली में सांसद तो कांग्रेस का है, कहा जाता है कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, ये हमारे ऊपर कलंक है। रायबरेली में एक भी प्रधान कांग्रेस का नहीं है, एक भी ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस का नहीं है, एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं है, और सांसद भी है तो दूसरे दलों की बैसाखी पर जीत के गया है। अगर दूसरे दलों के वोट निकाल दो तो राहुल गांधी यहां से भारतीय जनता पार्टी से पराजित होकर के गए हैं। तो ये जब कांग्रेस में थे तब भी कलंक था रायबरेली? नहीं देखिए, एक तो ये कि जो कह रहे हैं कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? कांग्रेस से आए ना ये। कांग्रेस का गढ़ नहीं है, तो बिल्कुल कांग्रेस का गढ़ है। और एक अंडरस्टैंडिंग के तहत सपा अगर उनको समर्थक दे रही तो ये कह के आप कब तक काम चलाएंगे कि दूसरों के भरोसे आते हैं। भाई ठीक है, वो समर्थन दे रहे हैं, आपने समर्थन के बावजूद आपने हरा दिया था ना अमेठी में। स्मृति जी ने जाके अमेठी में राहुल गांधी को हरा दिया। तो ये वाली जब कोई बात करता तो मुझे समझ नहीं आता कि आप कैसी राजनीति कर रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, और रायबरेली में जिस वक्त इनको टिकट दिया गया था वही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। लोग ये भी कहते हैं कि अगर स्मृति ईरानी को तुरंत बदल के टिकट रायबरेली किया होता और वहां से किसी और को लड़ा देते तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर बेहतर कर जाती। क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह, जैसे एक खेमा अखिलेश सिंह का था, एक दिनेश प्रताप सिंह है, एक ऐसे ही मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी वाले वो भाजपा मंत्री हो गए। तो एक तरह से देखें कि जो गढ़ वाली स्थिति थी वो सब के सब तो भाजपा में है। अखिलेश जी की बिटिया अदिति विधायक भाजपा में कांग्रेस से थी, एक समय में तो गांधी परिवार पहुंचता था तो बिना अखिलेश सिंह के घर जाए काम नहीं। हालांकि अखिलेश सिंह बीच में विद्रोही भी रहे, उनका अलग इतिहास भूगोल है, लेकिन वो चर्चा छोड़ दीजिए अभी। दिनेश प्रताप सिंह, इनका पूरा परिवार कांग्रेसी, ये भी वही है। मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी में थे वो भी यही। अब गढ़ एक तरह से कहें तो आपने सबको जुटा लिया है, और अगर उसके बाद भी आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, उसके बाद भी आप हार जा रहे हैं। अभी तो लोकसभा चुनाव में आप लड़े थे ना राहुल गांधी से, क्या स्थिति हुई थी? दिनेश प्रताप सिंह कहां खड़े थे? ज्यादा मतों से राहुल गांधी जीत कर आए हैं। तो ठीक है, कहने के लिहाज से अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि आपकी तैयारी नहीं है, आप लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी ने के लिए आप नहीं कह सकते कि वो लड़ने की मतलब नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, अमेठी नहीं छोड़ा। मैं यूं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर स्मृति ईरानी को जैसे ही राहुल जी का ऐलान हुआ कि वो रायबरेली आए हैं, स्मृति ईरानी रायबरेली आ जाती तो आप मनोवैज्ञानिक तौर पर लड़ाई जीत लेते और अमेठी से आप अपने किसी और प्रत्याशी को उतार देते। ये उस वक्त भी मैंने कहा था, क्योंकि आप लड़ाई जब लड़ते हैं ना तो हमेशा फिर पर्सोना सेंट्रिक हो जाता है, फिर वो लड़ाई उस तरह की नहीं रहती। स्मृति जो आई थी उन्होंने अमेठी को अपना घर बनाने की बात की, अमेठी में घर बनाया, बना लिया। आप छोड़ दें, आप छोड़ के चले गए, मतलब वो क्यों चेज करे नेता को, उन्होंने अमेठी चुना। आप इसको समझिए,
नहीं, जैसे कई बार सुवेंदु को आप राजनीति सुवेंदु को में, देखिए। हाँ मैं वही अभी उदाहरण के तौर पे सुवेंदु का बताने जा रहा उदाहरण हूं। लीजिए। सर नंदीग्राम संदेश- सुवेंदु जी की घर की सीट है। नहीं, वो तो इनकी- वहां आकर हराया ना, जब आपको संदेश ममता जी की सीट पर हराया उनको। कालीघाट आए ना, वो समझ संदेश गया मैं आपकी बात जब को। संदेश देना होता है तो, और आप सोचिए ना जरा कि उस वक्त, ठीक है पीछे हम नहीं जा सकते, टाइम मशीन तो है नहीं, लेकिन है। सचमुच अगर ये होता तो आप परिदृश्य की कल्पना कीजिए ना क्या होता। अमेठी रायबरेली, कम से कम मतलब यूपी राहुल के इलेक्शन में भी हाँ। अमेठी रायबरेली पर फोकस अभी से है बीजेपी का। देखिए, दो सीटें ऐसी हैं जो गांधी परिवार के सम्मान से और परिवार से सीटें जुड़ी हुई लगातार, और जब भी गांधी परिवार की बात आती है तो अमेठी और रायबरेली के जिक्र किया जाता है हमेशा से। और मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं कि रायबरेली में कांग्रेस हमेशा ही जीती रही। भाई भारतीय जनता पार्टी 96-98 में जीती थी ना, वहाँ से अशोक सिंह चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के पास, ठीक है। 99 में वहाँ से फिर सतीश शर्मा ने उनको हरा दिया, उसके बाद से लगातार फिर वो सोनिया गांधी गई, फिर वो सोनिया गांधी लगातार वहाँ से जीतती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार चुनाव जीती है। अमेठी में भी राहुल गांधी को स्मृति ईरानी हरा चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन में काम करना चाहिए, सिर्फ ये कह देने से कि भाई उनके पास कोई विधायक नहीं है, आप सब पार्टी में लेकर आ गए हो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज एक बड़ा वोटर है, वहाँ को लगता है कि भाई ये सीट तो हम गांधी परिवार के लिए हमने रिजर्व रखी है। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई अमेठी और रायबरेली के लोगों को लगता है, और एक बड़ा वोटर है जो अभी भी अपने आप को राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से, गांधी के पुराने लोगों से अपने आप को कनेक्ट करता है कि इंदिरा गांधी आती थी तो भाई उनकी बहू सोनिया गांधी है, अब उनके बेटे सोनिया गांधी के बेटी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक अटैचमेंट है। और जब अभी अमेठी से वो किशोरीलाल शर्मा जब चुनाव लड़े थे तो उस समय भी प्रियंका गांधी ने कहा था कि भाई गांधी परिवार नहीं खड़ा है, लेकिन गांधी परिवार के उम्मीदवार यहाँ से अगर है तो ये गांधी परिवार की ही सीट है, ये आप मान के चलिए। तो लंबे समय से उन परिवार का प्रभुत्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि जैसे पिछली बार राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था, इस बार राहुल गांधी रायबरेली चले गए तो अब राहुल गांधी को वापस दक्षिण भेजो। प्रियंका गांधी तो वायनाड चली गई है, अब राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश छुड़वाओ, अमेठी और रायबरेली में संगठन इतना मजबूत करो कि राहुल गांधी अमेठी लड़ने की हिम्मत नहीं की, और रायबरेली में फिर अब क्या आने वाले समय में वहाँ से जिस तरीके से स्मृति ईरानी महासचिव बनी है, तो क्या स्मृति ईरानी रायबरेली में चुनाव लड़ेगी या अमेठी में फिर चुनाव लड़ेगी? और अमेठी में लड़ेगी तो रायबरेली में कोई बड़ा उम्मीदवार देने की कोशिश करेगी। उनका यह कहना है कि गांधी परिवार से अमेठी और रायबरेली छुड़वा लो और राहुल गांधी को भी दक्षिण भेजो। फिर कहा जाए कि इनको जब भी चुनाव लड़ना होता है तो फिर दक्षिण जाते हो, फिर दोनों भाई बहनों में लड़ाई होगी वायनाड को लेकर कि कौन वायनाड से लड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी कहेगा सबसे सुरक्षित सीट ये मुझे वापस करो, बहन कहेगी आपने 5 साल काम नहीं किया, आप वहीं से लड़ो। कहाँ से कहाँ की कहानी नहीं, यही होगा ना, राहुल गांधी कह देगा कि भाई अब वापस सीट खाली करो, मैं लड़ नहीं सकता। अच्छा ठीक है, सुरक्षित ठीक है। वायनाड सीट वायनाड के अलावा नहीं मिलेगी राहुल गांधी तो राहुल गांधी भी वहीं से गए और प्रियंका भी वहीं गए, इसके अलावा तो सीट पे गए नहीं। सिर्फ उसके जानकारी के तौर पर सिर्फ 98 में संजय सिंह जीत गए थे। उसके बाद चलें, अच्छा चल